एकांश ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट से ज़्यादा कभी लगातार नहीं पढ़ता था। जैसा कि पापा ने बताया कि मैं कभी बहुत ज़्यादा समय एक बारी में नहीं पढ़ता था, पूरा दिन पढ़ता था, 1 घंटा पढ़ता था, फिर थोड़ी देर ब्रेक लेता था, फिर 1 घंटा पढ़ता था। और इस तरीके से पढ़ता था कि जो किताब में लिखा है वो दिमाग के अंदर जाए। और हमारे दिमाग की क्षमताएं कुछ इस तरीके से हैं कि हम 40-45 मिनट से ज़्यादा एक समय पे पढ़ने लगेंगे तो चीज़ें अंदर उतनी नहीं जाती, क्योंकि ब्रेन को पचाने के लिए भी समय चाहिए होता है। तो मैंने ये चीज़ समझी। एकांश रोज दिन में मेरे साथ एक बार बैठ करके कॉफ़ी पीने ज़रूर जाता था। एकांश हफ्ते में 3 दिन मेरे साथ शाम को 1.5 घंटा 8 से 10 किलोमीटर वॉक ज़रूर करता था। पढ़ाई का मतलब ये है कि अगर 15 घंटे एक बारी में पढ़ोगे तो वो पढ़ाई होती है। हमें दिखेगा कि बच्चा पूरी रात पढ़ रहा है तो उसको पढ़ाई मानते हैं। तो मेरे मम्मी पापा बोलते, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कम पढ़ता था, इसका ये मतलब है कि मैं एक तरीके से पढ़ता था जिसमें मैं 8 घंटे ब्रेक ले लेके 1 घंटा पढ़ा, फिर 1 घंटा रुक गया, फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर 1 घंटा उठ गया। पर निरंतरता से पढ़ता था, अनुशासन से पढ़ता था, बिना प्लान किए हुए कभी ब्रेक नहीं लेता था। एकांश हफ्ते में एक दिन संडे को पढ़ाई नहीं करता था, अपने दोस्तों के पास जाता। दिमाग में कुछ चीज़ बढ़े तो किताब खोल ले रखिए, नहीं तो किताब बंद कर दे। हमें ये मत दिखाना कि तू इतनी देर से पढ़ रहा है, 4 घंटे हो गए पढ़ते, इसका कोई लाभ नहीं है। जब उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ये कर सकता है, तो मैंने इसको कहा कि बेटा 3 साल और पढ़ ले जी ला के, फिर तो आईएएस बन जाएगा, उसके बाद तने मैं जीवन में कदे पढ़ने की कहूँगा नहीं। तो उन्होंने बोला आप ना चीटिंग करते हो, पहले क्या 10वीं पढ़ ले, 12वीं पाछे नहीं कहूँगा, 12वीं पढ़ ले, फिर तो श्री राम कॉलेज में चला जाएगा, फिर तो तना मैं कदे पढ़ने की नहीं कहूँगा। ये भी आपने नया ड्रामा फिर शुरू कर दिया, 3 साल और पढ़ ले। मैं नहीं पढ़ता, मैं आड़ा आ गया हूँ। तो ये रोने लग गया आते ही, और मेरी तरफ देख कर रोता रोता बोला कि आप चीटिंग करते हो पापा, आप अच्छे पापा नहीं हो, आप चीटर पापा हो। बोले आप और अंकल दोनों मिल के मेरे को यहाँ घेर के ले आए थे, अंकल को आपने ही कहा। मन का रो क्यों रहा है, फिर तू टाल कर दे, किसने कहा तुझे? बोला नहीं नहीं आप जानबूझ के ले थे। फिर मैंने कहा क्या करना है? बोले अब तो करना पड़ेगा। मैं कर ले, तू कर ले। एक बार बीच में और हैरान परेशान एक दिन वॉक करते करते मेरे पास वॉक करने से पहले आया और आके रोने लग गया कि आपने मेरे को कहाँ फंसा दिया, मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैंने करनी ही नहीं आईएएस। मैंने कहा टाल कर दे, हमारा दादा कहे कि मैं रहेगा आईएएस बनना है, टाल कर दे, ये तो तेरी मेरी बात थी, तन्ने कहा मैं बन जाएगा, मैंने कहा बेटे मैं तेरी गैल हूं। फिर रोने लग गया। मैं कहा अब क्या हो गया? नहीं बोला मेरे खातर अपना राह छोड़िया की थे, जड़े भी जाता हूं लोग तो बच्चे पढ़ते हैं तो छुपाते हैं कि भाई मारा आईएएस की तैयारी करो, कोई नहीं बताता। आपने मेरी आंगली पकड़ा, जड़े भी किसी आईएएस दौरे जाओ तो उससे आगे खड़ा कर दे, सर ये काज भी आईएएस की तैयारी करे, इसने कुछ समझाइयो। जड़े जड़े थी तो सारा थी तो बोर बढ़ाई में बता दी मेरा छोरा आईएएस की तैयारी करा, आईएएस की तैयारी करा, आईएएस की तैयारी कर। तो मैंने कहा बेटे करण तो लाग रहा, बता दी तो हर जाके झूठ बोल ली है। ने बोला आप जानबूझ के ऐसा करते हो, आपने अपने लिए तो इतनी लंबी लाइन खींचती कि गांव से लेकर के चंडीगढ़ पहुंच गया, अपना नाम कमा लिया, और मेरी खातिर ही कुछ रास्ता छोड़ा ही नहीं। अब मन ने भी तो न्यू साबित करना पड़ेगा ना कि मैं आपका बेटा हूं, नहीं तो अगर मैं नहीं साबित करूंगा तो मैं नालायक खड़ा हो जाऊंगा। तो मैंने कहा फिर हिम्मत करके कर ले, हिम्मत करा में माती हो। आपने एकांश जी को बुलाकर मुझे और एकांश जी को जो सम्मान किया, इसके लिए मैं आपके चरणों में वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं, आपका आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक चीज़ मैं मोटी मोटी सी बताना चाहता हूं कि जो अपने बच्चे आपने जो 5-7 बच्चे बुलाए थे, गुड़िया बैठी थी, एकांश में और उन बच्चों में कोई फ़र्क नहीं है। एकांश ने किस चीज़ को, इस मिथ को भी तोड़ा है कि भाई आईएएस बनने वाले बालक जो वो 18-18, 20-20 घंटे पढ़े हैं। एकांश ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट से ज़्यादा कभी लगातार नहीं पढ़ता था। एकांश रोज दिन में मेरे साथ एक बार बैठ करके कॉफ़ी पीने ज़रूर जाता था। एकांश हफ्ते में 3 दिन मेरे साथ शाम को 1.5 घंटा 8 से 10 किलोमीटर वॉक ज़रूर करता था। और एकांश हफ्ते में एक दिन संडे को पढ़ाई नहीं करता था, अपने दोस्तों के पास जाता था। भाव ये है कि लक्ष्य आपने ठानना है, समय उसके माँ बाप ने बच्चे पलाना है, माँ बाप धार लेंगे, बालक ने साध लेंगे, लक्ष्य कोई दूर नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है।
सामान्य बच्चे की तरह एकांश ने 10वीं करी। चंडीगढ़ चला गया था मैं, तो वहाँ पढ़ना शुरू कर दिया। संत कबीर स्कूल में पढ़ा, 12वीं भवन विद्यालय से करी और फिर दिल्ली पढ़ने चला गया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। थोड़ा पढ़ने की लगन थी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसकी माता निर्मल जी, जो पेशे से अध्यापक, आज प्रिंसिपल है सेक्टर 19 के स्कूल में, उन्होंने इसको एक चीज़ ज़रूर सिखाई, एकता, एकाग्रता और अनुशासन, कंसंट्रेशन, फोकस अपने लक्ष्य पर, गोल पर, और अनुशासन के जीवन में जितनी अनपढ़ है, जितनी देर भी किताब ठाव है, उतनी देर पढ़ने का प्रयास करना। दिखाने के लिए किताब मत उठाना। दिमाग में कुछ चीज़ बढ़े तो किताब खोले रखिए, नहीं तो किताब बंद कर दे। हमें ये मत दिखाना कि तू इतनी देर से पढ़ रहा है, 4 घंटे हो गए पढ़ते, इसका कोई लाभ नहीं है। कई बार बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे, वो किताब लेकर के बैठे रहते हैं, हमें लगता है बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है, या पढ़ते हुए उसके दिमाग में नहीं बढ़ रही चीज़, लेकिन वो पढ़ाई लगातार कर रहा है। उस पढ़ाई का भी कभी रिजल्ट कम आता है, पॉजिटिव कम आता है। जब एकांश श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स गया, बालक ने जो कर हम बढ़वाया करा नहीं, वो मन ने इसको बढ़वाया था कि बेटा 10वीं बढ़िया नंबर कर ले, उसके बाद अच्छे 12वीं के स्कूल में दाखिला हो जाएगा। जब इसने 12वीं भवन विद्यालय में करी तो इसने कहा कि मैं आगे कॉमर्स करूंगा। तो मैंने कहा देख बेटा, कॉमर्स का तो एक बहुत बढ़िया स्कूल है, हिंदुस्तान में कॉलेज है, दिल्ली में है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अगर तू उसमें चला गया तो जीवन सफल है, बहुत बड़ा देश का इकोनॉमिस्ट बनेगा, बहुत बढ़िया पॉलिसी तय करेंगे, और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बड़ा कोई कॉलेज कॉमर्स की स्ट्रीम का नहीं है। इसने कहा ठीक है, और ये वहाँ चला गया। जब वहाँ गया तो मेरे 2-3 दोस्त आईएएस जो इसको शुरू से देख रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि भाई तेरे बालक में इसमें करंट है, ये आईएएस बन सकता है। तब तक मैं आपने बताऊं, जब तक 12वीं करी तब तक भी मुझे ये नहीं लगता था कि मैं इसको आईएएस के लिए ले जा सकता हूँ। आईएएसओ के बीच में रहा तो आईएएसओ के जीवन को तो मैं शुरू से देखता रहा था। मैं ज़रूर चाहता था कि एक बालक आईएएस जरूर बने। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ये कर सकता है, तो मैंने इसको कहा कि बेटा 3 साल और पढ़ ले जी ला के, फिर तो आईएएस बन जाएगा, उसके बाद तने मैं जीवन में कदे पढ़ने की कहूँगा नहीं। तो उन्होंने बोला आप ना चीटिंग करते हो, पहले क्या 10वीं पढ़ ले, 12वीं पाछे नहीं कहूँगा, 12वीं पढ़ ले, फिर तो श्री राम कॉलेज में चला जाएगा, फिर तो तने मैं कदे पढ़ने की नहीं कहूँगा। ये भी आपने नया ड्रामा फिर शुरू कर दिया, 3 साल और पढ़ ले। मैं नहीं पढ़ता, मैं आड़ा आ गया हूँ। और जब भी इसकी माँ या मैं जिक्र करा, यो रोन लाग जाता, लड़ लाग जाता, झगड़न लाग जाता। क्या अड़ते ही तो आ गया, आपने कही थी कि श्री राम कॉलेज तो हिंदुस्तान का बेस्ट कॉलेज है। तो वो मेरे दोस्त ने आईएएस ने इसको अपने घर बुलाया एक दिन डिनर पे, चले गए, बातचीत हुई, और जवान कॉलेज कैसा चल रहा है, भाई साहब खुद फुल मौज मस्ती में, और क्या कि मौज आ रही अंकल। तो कहते अच्छा चल बाहर घूमने चलेंगे, और इसको अपने बैक साइड में कोठी के लॉन पर घुमाने देंगे। अंदर आए तो ये रोने लग गया आते ही, और मेरी तरफ देख के रोता रोता बोला कि आप चीटिंग करते हो पापा, आप अच्छे पापा नहीं हो, आप चीटर पापा हो। बोले आप और अंकल दोनों मिल के मेरे को यहाँ घेर के ले आए थे, अंकल को आपने ही कहा। मन का रो क्यों रहा है, फिर तू टाल कर दे, किसने कहा तुझे? बोला नहीं आप जानबूझ के ले थे। फिर मैंने कहा क्या करना है? बोले अब तो करना पड़ेगा। मैं कर दे, तू कर ले। मेरी अफसर की आंख मिली, और रात ना हमने रात को इसकी ऑनलाइन बाजीराव में 1.5 लाख फीस जमा करा दी, और इसको दिल्ली छोड़े, चल भाई पढ़ ले। लगन लग गई, पढ़ने लग गया, दिमाग में ठान लिया। बीच में बालक कई बार परेशान होता है, लंबी जर्नी होती है। ये 6.5 साल बाद इस रिजल्ट पर पहुंचा पढ़ते पढ़ते। बीच में बहुत परेशान होता, अब भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एक बार बीच में और हैरान परेशान, एक दिन वॉक करते करते मेरे पास वॉक करने से पहले आया और आके रोने लग गया कि आपने मेरे को कहाँ फंसा दिया, मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैंने करनी ही नहीं आईएएस। मैंने कहा टाल कर दे, हमारा दादा कहे कि मर रहेगा आईएएस बनना है, टाल कर दे, ये तो तेरी मेरी बात थी, तन्ने कहा मैं बन जाएगा, मैंने कहा बेटे मैं तेरी गैल हूँ। फिर रोने लग गया,
मकाब क्या हो गया? नहीं बोला मेरे खातर आपने राह छोड़िया कि थे। जड़े भी जाता हूँ लोग तो बच्चे पढ़ते हैं तो छुपाते हैं कि भाई मारा IAS की तैयारी करो, कोई नहीं बताता। आपने मेरी आंगली पकड़ा जड़े भी कि IAS दो रह जाओ तो उससे आगे खड़ा कर दे, सर ये एक आज भी IAS की तैयारी करे, इसने कुछ समझाइयो। जने जने थी तो सारा थी तो बोर बढ़ाई में बता दी कि मेरा छोरा IAS की तैयारी करा, IAS की तैयारी करा, IAS की तैयारी कर। तो मैंने कहा बेटे करण तो लग रहा, बता दी तो हर जाके झूठ बोल ली है। ने बोला आप जानबूझ के ऐसा करते हो। आपने अपने लिए तो इतनी लंबी लाइन खींच दी कि गांव से लेकर के चंडीगढ़ पहुंच गया, अपना नाम कमा लिया, और मेरी खातिर ही कुछ रास्ता छोड़ा ही नहीं। अब मन ने भी तो न्यू साबित करना पड़ेगा ना कि मैं आपका बेटा हूं, नहीं तो अगर मैं नहीं साबित करूंगा तो मैं नालायक खड़ा हो जाऊंगा। तो मैंने कहा फिर हिम्मत करके कर ले, हिम्मत करा में माती हो। और फिर इसने पहला अटेम्प्ट दिया, और पहले अटेम्प्ट में जो हिंदुस्तान के 12 लाख बच्चे बैठते हैं इस इम्तिहान में, 12 लाख बच्चों में से जो मुख्य परीक्षा पहली देते हैं वो 12 लाख बच्चे हैं। उनमें से 15,000 बच्चे बचते हैं जो दूसरी मुख्य परीक्षा देते हैं। दूसरी मुख्य परीक्षा में 9 पेपर आते हैं, उसमें से 3,000 बच्चे पास करते हैं, और 3,000 बच्चों में से 950 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। पहली बार एकांक 342 नंबर पाया, तब ये मात्र 22 वर्ष का था। अगले साल फिर इसने इम्तिहान दिया। उन दिनों में मैं गोहाना के चुनाव की तैयारियों में था, इन्हीं दिनों की बातें हैं। जब परिणाम आया तो इसका 292वां नंबर आया। जो 292वां नंबर आया उस टाइम मेरे पूरे जो ग्रुप था चुनाव में, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, उसमें मैंने खबर डाली, बहुत ज़्यादा सी खुशी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उम्मीद हम बहुत ज़्यादा की कर रहे थे, अच्छे रिजल्ट की कर रहे थे, बात उतनी नहीं पहुंची। ये भी हैरान परेशान होया, रोने लग गया कि भाई अच्छा रिजल्ट नहीं आया, मैं कॉमर्स बदलूंगा, विषय सब्जेक्ट बदलूंगा, कुछ पढ़ाई में चूक है, पेपर तो बहुत अच्छे हुए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार परिणाम आने दे, अंक तालिका आने दे, फिर देख लेंगे। और मैंने कहा तू सेलेक्ट तो हो ही रहा है, एक पिता के नाते तूने मुझे जो सम्मान देना था वो हरियाणा में 2 बार तूने इस परीक्षा में शामिल होकर के, पास करके, सेलेक्ट होकर के मेरा मान सम्मान तो बढ़ा दिया, और मैं के राम का हाथ लाऊंगा। एक पिता के नाते तो तूने मुझे सम्मान दिला दिया, अब तेरी लड़ाई जिद की है। तो इसने कहा नहीं, मैं IAS बने बिना नहीं रुकूंगा। मन ने पहले 50 बच्चों में आना ही आना है। अंक तालिका आई, अंक तालिका देखी, उसमें पिछले साल जो लड़की टॉपर थी शक्ति रानी दुबे, उसके 840 नंबर थे लिखित परीक्षा में, इसके 821 थे, उसके 215 नंबर इंटरव्यू में लगे, इसके 140 नंबर इंटरव्यू में लगे, वह पहले नंबर पाई, यो 292 नंबर पाया। सेलेक्ट दोनों हुए। तब जब नंबर देखे तो इसको हौसला होया, और इसने मुझसे एक वादा करा, उसी दिन शिमला में रात की बात है, जब मैं इसके पास परिणाम आया उसी दिन पहुंचा था। इसने कहा पापा अंक आ गए हैं, अंक को देख करके मैं बहुत खुश हूं कि मेरी पढ़ाई सही जगह पर जाने लग रही है। रिटर्न वाले ने मेरे को बहुत अच्छे नंबर दिए हैं, इंटरव्यू में अगर मैं किसी का नहीं जच रहा उसने मुझे 140 नंबर दे दिए, जबकि उससे पिछली बार इसके 185 नंबर दिए थे इंटरव्यू में। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इंटरव्यू वाला का नहीं जच्चा, पढ़ाई लिखतम की तो मेरी ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार 850 नंबर लेऊंगा लिखतम में, ताकि अगर इंटरव्यू वाले मेरे 140 भी ला देंगे तो भी मैं 50 बार का मैं आ जाऊंगा। और इस बार का जब रिजल्ट आया तो एकांश ने लिखतम परीक्षा में 864 नंबर लिए, 193 इसके इंटरव्यू में लगे, और हिंदुस्तान में तीसरा नंबर आ गया। आज तक एकांश को 6 मार्च 2026 से पहले तक एकांश ने हर कोई नहीं जाना करता कि भाई वो कृष्ण ढुल का छोरा है, IAS बन गया है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। पिछली बार IPS में मणिपुर मिल रहा था, नहीं लिया, छोड़ दिया। लेकिन जब 6 मार्च 2026 को यह रिजल्ट आया, उस दिन पूरे हिंदुस्तान में कृष्ण ढुल को एकांश ढुल के पिता के नाते जाना जाने लगा। उस दिन एक पिता के नाते मुझे ये गर्व हुआ, मैंने अपनी धर्मपत्नी के चरणों में नमस्कार करते हुए कहा कि धन्य है तू माता जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया, धन्य है मेरा प्रांत जिसने ऐसे बच्चे को पाला। और अब मैंने कहा बेटा इसको कि बेटा DC तो दुनिया बन जाए, अब DC बन के एक मानव बन के दिखाना।
एक सच्चा पक्का इंसान इनके बीच का बन के दिखाना। एक आदमी बैठा होता है, तू कल न और 2 साल पाछे एसडीएम लाग गएगा, मन माने एसडीएम लाग के पहली एसडीएम की पोस्टिंग कैथल में आती है। तो मैंने कहा एक आदमी बैठा रहता है बाहर, पर्ची लेनी है पीएम, जो एसडीएम का डीसी का चपड़ासी हो है, जो पर्ची लेता मारा था। मैंने कहा मेरे गांव के बूढ़े बुजुर्ग गांव के लोग आते हैं, उनकी पर्ची नहीं पकड़ाता 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक। भीतर को पूछे अब मीटिंग चल रही है जी, मीटिंग चल रही है जी, साहब मीटिंग में बिजी है, साहब मीटिंग में बिजी है, ऑनलाइन बिजी चल रही है, चंडीगढ़ की मीटिंग है। मैंने कहा वो गांव का आदमी बेचारा तड़के आया था 10 बजे, सामने 4 बजे उल्टा चला गया, मिल नहीं पाया। मेरे को बड़ी पीड़ा होती है। तू अफसर बने ना, 10 बजे से 4 बजे तक अगर तने किसी से मीटिंग करनी है तो जो मेरे गांव का लोग आते हैं, जो बड़ी आस लेकर के एसडीएम तक डीसी में लड़ाते हैं, तने पहली मीटिंग उन तक करनी है। दरवाज़ा खोल देना, उस चपड़ासी को ये बोल देना कि भाई मैं आगे हुई बाढ़ है, यो कुआड़ खोल दे, 20 कुर्सी फालतू धर दे। जो लोग आएंगे सबसे पहले मीटिंग इनके साथ करूंगा। अधिकारियों से जो मीटिंग करनी है तना अपनी, वो 10 बजे तक पहले करना या सांझ के 4 बजे पाछे करिए, बतेरा टेम है। तो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए, क्योंकि मैंने इसको बताया कि गांव का आदमी बहुत भोला होता है। गांव में तो तड़के चल लगा, एक बुजुर्ग ले आज एसडीएम दौरे, एक बार डीसी दौरे जाके हूँ, एक पर्ची दे के आनी है। वो बेचारा तड़के आके बैठ जाएगा, पूछेगा एक बार चपड़ासी तो भाई साहब आ गए, बताता आता हूँ आगे भी मीटिंग में बता बुलाऊंगा तेरे को। बैठा 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, उसकी कहीं ध्यान नहीं। उसका बेचारा इतना सादा है वो कि वो बार बार पूछता भी नहीं, सोचेगा आपको बुला लेंगे, और वो उल्टा ही चला जाएगा, उसने कोई नहीं बुलाता बेटे। मैंने कहा तेरे कमरे से कोई एक भी आदमी तुझसे बिना मिले चला गया तो मुझे लगता है मेरी शिक्षा में किते न किते फिर चूक है। आप सब लोगों ने इतना सुंदर, अति सुंदर कार्यक्रम किया। मेरे गांव का जिक्र किया प्रधान जी ने कि गांव में मंदिर खेड़ा नहीं है। मैं जब कई जगह आज भी बताता हूँ तो लोग हंस पड़ते हैं, बोले भाई साहब कमाल करो, मंदिर नहीं है। मैंने कहा नहीं है भाई। तो नहीं बोले भाई साहब न्यू क्यों करे, मंदिर नहीं है। तो मैंने कहा यार भगवान तो आत्मा में है, दिल में है, मंदिर में थोड़ी भगवान रहे। तुम्हारे गांव में शिक्षा का मंदिर है। मेरा गांव हरियाणा का पहला ऐसा गांव है जहां आज पर कैपिटा पर घर की अगर बात करोगे तो भगवतीपुर में सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाला प्रांत का पहला गांव है। वैसे तो सबसे ज़्यादा नौकरियां सिसाई में है, पर सिसाई चूँकि गांव बहुत बड़ा है संख्या के हिसाब से, भगवतीपुर छोटा सा गांव है, उसमें भी हर घर में जितने आदमी हैं लगभग सब नौकरी पे हैं। कुछ ने छोड़ दी या कुछ लागे नहीं जानबूझ के। तो इसका मतलब शिक्षा जहाँ पर है वहाँ पर समाज के साथ साथ आपके जीवन का स्तर भी बढ़ता है। बहुत खुश हूँ कि आज ये सम्मान समारोह भगत धन्ना सेठ जी की जयंती पर रखा गया। उनकी सीख, उनकी लेसन्स मैंने भी पढ़े हैं, आदि ग्रंथ साहिब में भी उनका जिक्र है, उनकी बातें लिखी हुई हैं। ऐसे महापुरुष से हम सब प्रेरणा लें, उनकी सीख अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। जैसा कि पापा ने बताया कि मैं कभी बहुत ज़्यादा समय एक बारी में नहीं पढ़ता था, पूरा दिन पढ़ता था, 1 घंटा पढ़ता था, फिर थोड़ी देर ब्रेक लेता था, फिर 1 घंटा पढ़ता था। और इस तरीके से पढ़ता था कि जो किताब में लिखा है वो दिमाग के अंदर जाए। और हमारे दिमाग की क्षमताएं कुछ इस तरीके से हैं कि हम 40-45 मिनट से ज़्यादा एक समय पे पढ़ने लगेंगे तो चीज़ें अंदर उतनी नहीं जाती, क्योंकि ब्रेन को पचाने के लिए भी समय चाहिए होता है। तो मैंने ये चीज़ समझी और मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे को वो आज़ादी दी कि हमको दिखाने के लिए मत पढ़ो। कभी कभी ये प्रेशर हम एक दूसरे पे डाल देते हैं कि पढ़ाई का मतलब ये है कि अगर 15 घंटे एक बारी में पढ़ोगे तो वो पढ़ाई होती है। हमें दिखेगा कि बच्चा पूरी रात पढ़ रहा है तो उसको पढ़ाई मानते हैं। तो मेरे मम्मी पापा बोलते, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कम पढ़ता था, इसका ये मतलब है कि मैं एक तरीके से पढ़ता था जिसमें मैं 8 घंटे ब्रेक ले लेके 1 घंटा पढ़ा, फिर 1 घंटा रुक गया, फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर 1 घंटा उठ गया, पर निरंतरता से पढ़ता था, अनुशासन से पढ़ता था, बिना प्लान किए हुए कभी ब्रेक नहीं लेता था। तो हम आने वाले अपने बच्चों को ये बताएं कि जब वो पढ़ाई करें तो वो हमारे यहाँ एक इंग्लिश में एक
फ्रेज है इनपुट आउटपुट आउटकम, कि जितने घंटे हम डाल रहे हैं उसकी में लिकड़ क्या रहा है, उसकी तरफ ध्यान दें। कि आज मैंने 5 घंटे 7 घंटे पढ़ाई करी तो मैंने 10 पेज पढ़े और मैंने क्या समझा, और मैंने क्या समझा तो मैंने क्या लिखा। तो हमारी जो तैयारी है वो ऐसे होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ये हो कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं जैसे कि बताया कि मैं श्री राम कॉलेज में गया। प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी नौकरियां उस कॉलेज से मिलती हैं। मेरे दोस्त मुंबई में, बेंगलोर में 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपए की नौकरी करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे सारे बहन भाई हैं मेरा भी मन विचलित होता था, मेरा भी जी करता था कि ठीक है ना, मुंबई में अच्छी सी नौकरी हो जाएगी, अच्छा जीवन हो जाएगा। तो मेरे माँ बाप मेरे को बताते थे कि जीवन में सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं होता, जो आपको प्यार मान सम्मान मिलता है वो होता है। तो आप जीवन में जब भी जो चीज़ करो इस तरीके से करो कि आपका व्यक्तिगत हित और समाज का हित एक साथ जुड़ के चलें। उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा की तरफ रुचि बनाओ। जीवन सिर्फ अपने लिए जिया तो उस जीवन का कोई लाभ नहीं है। जीवन में अगर आप अपनी विकास करते करते अपने आसपास वाले लोगों के लिए भी कुछ कर पाओ, आप उस जीवन में ज़्यादा खुश महसूस करोगे। ये चीज़ सिर्फ प्रशासनिक सेवा के लिए भी सच नहीं है। आप कुछ भी काम करें, मैंने मेरे पिता को देखा कि जब वो व्यापार भी करते थे, वो कोशिश करते थे कि सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें, वहाँ चीज़ें और ज़्यादा बढ़ चढ़ के करें। तो जो भी चीज़ करें उसमें ऐसे करें कि हमारे व्यक्तिगत हित और राष्ट्र हित साथ जुड़कर चलें, और एक बेहतर आधुनिक समाज, एक बेहतर आधुनिक राष्ट्र बनाता ही है। जैसा कि हम सब बड़े होते सुनते थे, जैसा कि यहाँ भी किसी ने कहा कि हमारे समाज में कोई बच्चा कॉमर्स ले ले, तो कॉमर्स हमारे समाज के बच्चे कैसे लेते हैं। पहले ये चीज़ें प्रशासनिक सेवा के बारे में भी हम सुनते थे कि हमारे समाज की भागीदारी प्रशासनिक सेवा में उतनी नहीं है जितनी और समाजों की होती थी। चीज़ें बदल रही हैं। हमारी तो आज का ये प्रोग्राम महाराजा सूरजमल के नाम के नीचे हो रहा है। अगर हम उनकी जीवनी पढ़ें, शायद आप सबको पता भी होगा, जितने वो काबिल योद्धा थे उतने ही तीव्र उनकी बुद्धि थी। उनकी स्ट्रैटेजी की कला, नेगोशिएट करने की कला, उनकी राजनीतिक सूझबूझ बहुत ही उच्च थी। लोहगढ़ का जो उन्होंने किला बनाया उसको कोई अभी तक बांध नहीं पाया। उन्होंने जो मराठाओं को भी बाद में तरकीबें बताई थी वो उनके लिए बड़ी कारगर साबित हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में सिर्फ मेहनत करने की क्षमता, हमारी बुद्धि भी बहुत तीव्र है। और जब तीव्र बुद्धि और मेहनत साथ में जुड़ जाएंगी तो ऐसा कोई भी मुकाम नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। आने वाले समय में आज ये प्रोग्राम हुआ, मेरा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 3रा स्थान आया, तो हमने ये प्रोग्राम किया। आने वाले समय में हम ऐसे और प्रोग्राम कर पाएँ। यहाँ बैठे जितने भी बहन भाई मुझे मिले, मैं दक्ष का आभारी, उसने इतना अच्छा बोला। हमारे बहन भाई में से कोई एक जब प्रथम या द्वितीय जो स्थान हासिल करे, मैं उसके लिए प्रोग्राम करूं, उस दिन ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं मानूंगा कि मेरी ये संघ लोक सेवा आयोग की जो ये यात्रा है ये पूर्ण हो गई, ये सार्थक हो गई। और ऐसा कहते हैं कि एक परिवार में कोई आईएएस बन जाता है तो उसकी 5-7 पुश्तें सुधर जाती हैं। तो अगर एक समाज में हर घर में आईएएस बना दें हम, तो हमारा समाज सुधर जाएगा, हमारा राष्ट्र सुधर जाएगा। पिछले दिन मैं अभी केरल से आ रहा था, तो केरल में त्रिवेंद्रम में जो वहाँ डीसी हैं, मेरी बड़ी बहन अन्नू कुमारी, वो हमारे सोनीपत से ही हैं, हमारे समाज से हैं। तो हम एक ऐसे बेहतर समाज की कल्पना करें जहाँ हम भारत के किसी भी राज्य में जाएं, किसी भी ज़िले में जाएं, तो वहाँ हमारे समाज के लोग कलेक्टर हों, एसपी हों, उस नई सोच के साथ हम आगे का जीवन शुरू करें। हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें। मेरे मम्मी पापा कहते थे कि एक माँ बाप के जीवन का सबसे बड़ा धर्म उनके बच्चों की शिक्षा है, उनके बच्चों की कामयाबी है। और वो बहुत समय मुझको देते थे, जिससे मुझे एक नई सीख मिली कि अगर माँ बाप अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं, उनके साथ खड़े रहें। जैसा कि पापा ने भी बताया, मेरा भी मन विचलित होता था, मैं भी हार मानता था। मुझे लगता था कि मेरा होगा कि नहीं होगा, इतनी बड़ी परीक्षा है, स्वाभाविक तौर पर डर लगता है। पर जब आपके माँ बाप आपके साथ आ जाते हैं तो आपका डर बहुत हद तक घट जाता है। तो हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उनको वो
उड़ने के लिए जो उनको एक सपोर्ट चाहिए होती है वो माँ बाप देंगे। तो आप सब देखना, आप सबके बच्चे अद्भुत हैं, आप सबके बच्चे अलग हैं, वो सब स्पेशल बच्चे हैं, वो सब इतना ऊपर जाएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। आप सब उनको समय दें, उनके साथ खड़े रहें। जब भी उनको किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो, मैं आप सबके लिए अवेलेबल हूँ, मेरा नंबर आप सबके पास है। और कोई बच्चा हो, कोई गुड़िया हो जो तैयारी करना चाहती हो किसी भी एग्ज़ाम की, उसको कोचिंग की आवश्यकता है, मेंटरशिप की आवश्यकता है। अक्सर हम देखते हैं कि पता नहीं होता कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इस तरह की कोई भी समस्या है, आप उनका मेरा नंबर उनको दें। मैं जो भी सहायता हो सकती है वो सब करूँगा। बच्चे में हमारे में किसी में करंट हो तो वो इसलिए पीछे नहीं रहेगा कि उसको गाइडेंस नहीं मिली, कोचिंग नहीं मिली, उसको सब मिलेगा। हम अंदर का करंट, हम अंदर की आग, निरंतरता वाली आग खुद जगाएं। बाकी हम सब लोग, बाकी हमारे बहन भाइयों के साथ जैसे मेरे साथ थे, हम सब आप सबके साथ हैं। जो छोटे बच्चे हैं, आप सब जो करना चाहो हम सब आपके पीछे खड़े हैं। आप जीवन में बहुत आगे जाओ, हम सबका नाम रोशन करो। आप सबके लिए मैं और आगे आने वाले समय प्रोग्राम करूं, हम ये सोच के साथ आगे चलें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम के लिए। मैं आशा करूंगा कि प्रशासनिक सेवा में मुझे यहीं पर अपनी सेवाएं देने का मौका मिले। अगले 35 साल में आप सबके बीच में रहूँगा। जो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं वो आपके साथ साझा करूँगा, आप सबके तजुर्बे से सीखूँगा। चाहूँगा कि मेरे आने वाले विकास में आप सब लोग अपना योगदान दें। कभी गलती हो जाएगी तो कान पकड़ के मेरा सीधा कर देना, गुस्सा कर देना मेरे को। मैं आप सबका बच्चा हूँ, मेरी पहचान आप सबके बच्चे की तरह है, बेटे की तरह है, आपके लाडले की तरह है, कोई प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की तरह नहीं है। हम साथ मिलकर एक बेहतर समाज, एक बेहतर राष्ट्र बनाएं। हम सबके बच्चे उस मुकाम पे पहुँचे जिसके वो हकदार हैं। बस यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।